Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our next topic of electrical machine is Faraday's law of electromagnetic induction. Last time we have discussed the introduction of electromagnetic induction, जिसमें माइकल फैराडे जो रिसर्चर थे उन्होंने एक डिस्कवरी के बारे में बताया था अपनी, जिसमें उन्होंने एक कॉइल ली थी और एक परमानेंट मैग्नेट को जब कॉइल के पास मूव अराउंड कर रहे थे, उसके नियर लेके जा रहे थे, देन अवे लेके जा रहे थे, तो कैसे गल्वेनोमीटर उसके साथ कनेक्ट किया हुआ था कॉइल के साथ। तो हमने देखा था कि कैसे गल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, एक रीडिंग दे रहा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिज्म से जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है और वो करंट जो है जब उस कॉइल को शॉर्ट करते हैं हम किसी लोड के साथ, तो कैसे उसमें से करंट पास करता है। तो वो डिस्कवरी जो थी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया था। अब उसके रिगार्डिंग जो माइकल फैराडे थे उन्होंने दो लॉस को डिस्कवर किया था, स्टेट किया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में 10 मार्क्स का 100% आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले बात करते हैं कि Michael Faraday summed by conclusions of his experiments regarding electromagnetic induction into two laws known as Faraday's law of electromagnetic induction. माइकल फैराडे ने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से दो लॉज बनाए थे और उनको दोनों लॉज को जो नाम दिया गया दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, हेडिंग पे दे दीजिए फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेनेवर ए कंडक्टर कट्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। अब उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें इन्होंने क्या किया है, यू कैन सी हियर दे हैव टेकन टू मैग्नेट बार्स। ये दो मैग्नेट्स हैं जिसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ मूव हो रही है। दिस इज अ नॉर्थ साइड, दिस इज अ साउथ साइड, और ये बीच में जो आप एरोज देख रहे हैं दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड जो है वो जा रही है। और उसके बीच में एक कंडक्टर, एक रॉड रखी है जिसको कंडक्टर का नाम दिया गया है। ये रॉड जो है ये उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी हुई है और इस रॉड के दोनों टर्मिनल्स के साथ एक गल्वेनोमीटर अटैच किया है, यू कैन सी दैट। ठीक है जी। तो जैसे ये रॉड को हम स्टेशनरी रखते हैं बिटवीन द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल। और ये जो वायर है इसमें कोई किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बट जैसे ही मैं इस रॉड को या कॉइल को इसके बीच में मूव करना शुरू कर दूं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जैसे इसको मूव करूं अपवर्ड वाली साइड या डाउनवर्ड वाली साइड की, ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। तो उससे क्या होगा, इस गल्वेनोमीटर में जो है वो डिफ्लेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ। तो वही चीज उन्होंने बोली है, वेन एवर ए कंडक्टर, अब ये जो कंडक्टर है इट कट्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ये कट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, कट करने का मतलब कि जैसे ये दो मेरे पास मैग्नेट्स है फॉर एग्जांपल, इसके बीच में कोई मैं एक कंडक्टर रख रहा हूं और इसको कट कर रहा हूं। कट मतलब उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूं कि वो कट होती रहे मैग्नेटिक फील्ड, उसको कुछ ना कुछ प्रॉपर वो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। तो वो क्या करेगा, उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, उस कंडक्टर में करंट पास करना शुरू हो जाएगा और वो गल्वेनोमीटर की हेल्प से हमें पता चल जाएगा, वो डिफ्लेक्शन देनी शुरू कर देगा। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसके अलावा इसकी एक और स्टेटमेंट है, वो क्या है, ये भी फर्स्ट लॉ की ही है। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद एनी सर्किट changes and EMF is induced in the circuit। अब उन्होंने कहा है कि जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ये डैश वाली जो डॉटेड हमारी लाइंस जा रही हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद एनी सर्किट और कॉइल, जब ये किसी कॉइल या सर्किट के साथ लिंक कर रही है, अब इसमें सर्किट कौन है, ये जो कंडक्टर है, दिस इज कॉल्ड कॉइल और सर्किट। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक कर रही है और चेंजेस आ रहे हैं इसमें, जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब वो चेंजेस नहीं आएंगे, स्टेशनरी कॉइल होगी और स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट। बट whenever the coil is moving or whenever the magnetic field is changing across the coil, तो उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी उस सर्किट में, और दैट ईएमएफ इज
shown with the deflection of galvanometer, right? So this is the first law. अब इसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने इस डायग्राम को डिस्क्राइब किया है. यू कैन सी दैट a conductor placed in the magnetic field of a permanent magnet to which galvanometer is connected. अब उन्होंने यही चीज बताई है कि एक कंडक्टर को प्लेस किया है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेट्स लिए हैं, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी नॉर्थ टू साउथ की तरफ, और उसमें एक कंडक्टर को पुट किया है और उस कंडक्टर के साथ हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है. whenever a conductor is moved upward or downward across the field, there is deflection in the galvanometer needle which indicates that an EMF is induced in the conductor. अब वो कह रहे हैं कि whenever the conductor is moved upward or downward, जब उस कंडक्टर को ऊपर या नीचे मूव किया जाता है within that magnetic field across the field, तो डिफ्लेक्शन आएगी गैल्वेनोमीटर में, जो कि ये शो करेगी कि EMF is induced in the conductor. If the conductor is moved along with the field, there is no deflection in the needle which indicates that no EMF is induced in the circuit. अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस कंडक्टर को, ये आप देखिए यहाँ पे ये कंडक्टर है, इसको मैं टुवार्ड्स द, जैसे जैसे इधर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ टुवार्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अगर उसके पैरेलल में मैं इसको मूव करता रहूं, ये दो मेरे पास मैग्नेट्स हैं, इसके बीच में ये कंडक्टर है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मूव करूंगा टुवार्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड और उसके पैरेलल में, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, बिकॉज एट दैट टाइम देयर विल बी नो फील्ड कट. ठीक है, वो उस मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करेगा, उसके अलोंग मूव कर रहा होगा. सो दैट टाइम नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट. वो कब होगी, जब उसके क्रॉस अपवर्ड और डाउनवर्ड हम उसको मूव करेंगे कंडक्टर को, दैट टाइम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ. अब इसकी जो दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट थी जिसमें बताया हुआ था, बताना है क्यों नहीं होगी प्रोड्यूस. क्या कह रहे हो सर? ये मुझे नहीं समझ आया कि मतलब ऊपर नीचे से क्यों नहीं प्रोड्यूस होगी फ्लक्स, मतलब जो करंट है. पता क्या होता है, ये हमारा ना एक बेसिकली कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट होता है कि जब हम किसी भी फ्लक्स जा रही है ना, जिस साइड पे फ्लक्स जा रही है उसके परपेंडिकुलर अगर उसको हम कट करने की कोशिश करेंगे, परपेंडिकुलर होता है, मान ले कोई हवा है, ठीक है, तो हवा के साथ साथ अगर कोई चीज को कट करना चाहता है, हवा को, मतलब कोई फैन लगा है, उसकी हवा को अगर कट करना चाहता है तो कैसे करेगा, उसके सामने जाके कोई चीज पकड़ेगा जो कि ऊपर नीचे को करेगा, जिससे तुझे लगेगा कि वो कट हो रही है, वो होगा ना ऐसे. यस सर. है ना, तो वो जब कट होगी ना तो क्या होगा, उस टाइम पे जिस कॉइल से उसको कट कर रहे हैं उस फील्ड को, उसमें से करंट प्रोड्यूस होगा या उसमें से ईएमएफ इंड्यूस होगी. बट अगर मैं हवा के साथ साथ उसे मूव करूंगा ना इन दैट डायरेक्शन जहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है या हवा घूम रही है, तो फिर वो कट नहीं होगी हवा, उसके साथ साथ वो फ्लो जरूर करेगा कंडक्टर, पर वो उस फील्ड को कट नहीं कर पाएगा, उस टाइम पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी. मतलब इट शुड बी इन 90 डिग्री विद दैट फील्ड. यहाँ पे नीचे एक हैंड बना हुआ है, हैंड में देख, हैंड में एक साइड पे मोशन है, एक साइड पे फील्ड है, दैट इज 90 डिग्री अपार्ट. मोशन ऊपर होगा तो फील्ड लेफ्ट हैंड साइड को जाएगी, मोशन नीचे की तरफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर होगी, और ईएमएफ की डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है नीचे, वो चेंज होती जाएगी अगर मोशन को चेंज कर दिया हमने. तो अकॉर्डिंग टू द मोशन एंड फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी. ओके सर. करूं रिज्यूम? फ्लक्स लिंक changes and EMF is induced in the circuit. ये इसके बारे में जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन है वो दी हुई है यहाँ पे, यू कैन सी दैट. इसके लिए दो अलग से डायग्राम बनाए हैं, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी प्रूव कर चुके हैं, अगेन करते हैं. फॉर द सेकंड स्टेटमेंट, let a coil placed near a bar magnet and a galvanometer connected across the coil. अब उन्होंने कहा है कि एक कॉइल है, दिस इज अ कॉइल, ये एक बार मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट. ठीक है जी. अब इस बार मैग्नेट को जो कॉइल के पास रखा हुआ है और जो कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, whenever the bar magnet north pole is taken nearer to the coil, अब इस बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, टेकिंग नियर टू द कॉइल, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर. उस टाइम हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दे रहा है
एक साइड में, ठीक है। वैसे डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग होती है वो 0 होती है और सेंटर में होती है, बट जैसे ही हम किसी बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो एक साइड पे मूव करनी शुरू हो जाएगी, राइट। नाउ इफ द बार मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉइल, अब हम क्या कर रहे हैं, अब उसको एक वन डायरेक्शन से सेकंड डायरेक्शन की तरफ जब ले आए तो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन एक तरफ है, जब हम उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे उस बार मैग्नेट को फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू द अदर डायरेक्शन, मतलब अवे फ्रॉम द कॉइल, उस टाइम पे क्या होगा, यू कैन सी दैट गैल्वेनोमीटर विल गिव द डिफ्लेक्शन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगेन वो डायरेक्शन, वो डिफ्लेक्शन जरूर देगा बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। सो this will show the deflection in the needle of galvanometer indicates that EMF is induced in the coil, ठीक है। अब हमें इससे पता चलता है कि जैसे हम बार मैग्नेट को मूव करते रहेंगे टू द नियरर साइड टू और फ्रॉम अवे फ्रॉम द कॉइल, उस टाइम पे EMF इंड्यूस होगी, बट जैसे ही बार को हम स्टेशनरी कर दें और कॉइल को भी मूव नहीं कर रहे तो देयर विल बी नो EMF इंड्यूस। दैट मींस व्हेनेवर द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस, जब उस फ्लक्स में चेंजेस आएंगे जो कॉइल के साथ लिंक कर रही है, दैट टाइम एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है उसमें जो माइकल फेराडे थे उन्होंने क्या डिस्कस किया है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of flux linkages। अब उन्होंने सेकेंड लॉ जो बनाया है उसमें ये स्टेटमेंट दी है कि जो EMF इंड्यूस हो रही है इन द कॉइल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। द मोर विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द मोर विल बी द EMF ऑफ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट EMF, राइट। सो EMF कितनी प्रोड्यूस कर रही है वो किस पे डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितनी चेंजेस हो रहे हैं, फ्लक्स में कितने चेंजेस आ रहे हैं। अगर कम चेंजेस होंगे तो उतनी EMF कम जनरेट होगी, उतनी वोल्टेज कम जनरेट होगी, उतना करंट जो है वो फ्लो करेगा कम इन द सर्किट। जैसे जितनी ज्यादा फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, उससे EMF भी ज्यादा इंड्यूस होगी, वोल्टेज भी ज्यादा इंड्यूस होगी और करंट की जो रेटिंग है वो भी ज्यादा बढ़ेगी, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब वो कैसे निकालते हैं हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इज इक्वल टू n multiply by phi2 minus phi1 over t, this is a t। अब n क्या है, that is a number of turns, जो कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स होंगी जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। phi2 minus phi1 का मतलब क्या है, द मैक्सिमम फ्लक्स माइनस मिनिमम फ्लक्स, कितनी मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कॉइल के साथ लिंक हुई सब्ट्रैक्टेड बाय कितनी मिनिमम फ्लक्स जो है वो लिंक हुई उसके साथ कॉइल के साथ, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टी, कितने टाइम में, ठीक है। और टाइम भी इसमें जो है वो इसका जो यूनिट होगा दैट इज वेबर टर्न्स पर सेकंड, राइट, वेबर टर्न्स पर सेकंड। जो टर्न्स है वो अब वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ चेंज फ्लक्स बढ़ेगा। phi2 minus phi1 चेंज ऑफ फ्लक्स इन वेबर, t is time in seconds for the change। अब t पे भी डिपेंड करेगा, जितना कम टाइम में जितनी ज्यादा फ्लक्स चेंज होगी उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, राइट। So according to the Faraday's second law, the EMF, the induced EMF is directly proportional with the rate of change of flux, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद दैट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वल कर दिया, टेकिंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज यूनिटी, इसको 1 मान लिया उन्होंने, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय phi2 माइनस phi1 ओवर t। इन डिफरेंशियल फॉर्म अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो phi2 माइनस phi1 जो है दैट इज चेंजिंग, जो फ्लक्स लिंकेजेस है दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उन्होंने d phi इसको लिख दिया। और t इज आल्सो चेंजिंग, टाइम भी चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ना फ्लक्स लिंकेज, तो उसको dt लिख दिया। सो द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय d phi ओवर dt वोल्ट, ठीक है। EMF की जो यूनिट होता है दैट इज वोल्ट, प्रोपोर्शनैलिटी का वोल्टेज मतलब क्या होता है? बच्चा जब हम किसी को बोले ना कि ये प्रोपोर्शनल है विद द अदर टर्मिनोलॉजी,
तो उसको किसी ना किसी तरीके से इक्वल करना पड़ता है। अब मैं मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओम्स लॉ में वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल विद द करंट, ठीक है, सर बट उसमें तो वो लिखते हैं ना कोई मतलब जैसे रेजिस्टिविटी ले ली उन्होंने हाँ, ओम्स लॉ में, पर प्रोपोर्शनैलिटी इसमें कहाँ लिया? रेजिस्टेंस, उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी जो ली है वो रेजिस्टेंस ले ली, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया वो 1 ले लिया, ताकि बैलेंस करने के लिए दोनों साइड को उन्होंने 1 मान के इन दोनों के इक्वल कर दिया, कि हमने मान लिया कि वो जो कांस्टेंट है वो 1 है, वो 1 है। अब 1 के अकॉर्डिंगली क्या होगा, जैसे n बढ़ेगा या d5 बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली EMF बढ़ जाएगी। अगर टाइम कम लगेगा तो भी बढ़ जाएगी। तो ये उसका इक्वल बनाने के लिए हम उसका कांस्टेंट लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, बट हर किसी का अपना एक कांस्टेंट होता है, तो इसका 1 लिया है उन्होंने। ओके सर। उसको मतलब एक इक्वल बनाने के लिए, फॉर्मूले को इक्वालिटी देने के लिए होती है, तो इसलिए उन्होंने n मल्टीप्लाई बाय d5/dt लिख दिया, राइट। नेक्स्ट, यूजुअली ए माइनस साइन इज गिवन टू द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे माइनस साइन लगाना है आपने, मतलब क्या है, E इज इक्वल टू माइनस n मल्टीप्लाई बाय d5/dt वोल्ट होगा, बिकॉज हम ऐसे माइनस साइन क्यों लगाते हैं इसके साथ, उन्होंने बोला है कि इट इंडिकेट्स दैट EMF is induced in such a direction which opposes the cause that produces it according to the Lenz law। अब there is a law जो हमें EMF की डायरेक्शन के बारे में बताता है। There are two kind of laws जो कि EMF की डायरेक्शन बताएंगे कि किस डायरेक्शन में EMF प्रोड्यूस होती है। वो जो 2 लॉज होते हैं, वन इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, द अदर इज लेंज लॉ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि EMF जो भी कॉइल या जो भी कॉज EMF को जनरेट करता है, हमेशा EMF उससे उल्टी जनरेट होती है, ठीक है। मतलब जिस कारण से EMF जनरेट हुई है उसकी जो डायरेक्शन होगी उससे उल्टी EMF डायरेक्शन होगी। सो दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ, इसलिए यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव साइन लगाया है, राइट। सो ये आप जो एक्सप्रेशन है EMF का, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और ये एक्सप्रेशन आप नोट कर लीजिए। This is a second law in which Michael Faraday states that the magnitude of induced EMF in a coil is directly proportional with the rate of change of flux in that coil, right? So this topic is over now। अगर इसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर में, राइट। थैंक यू। हाँ जी बच्चों, फैराडे लॉ आ गया। यस सर। बाकी बच्चे बेटा रिस्पांस दे दो, अगला टॉपिक शुरू करें फिर। यस सर। सिंपल है, 2 लॉज हैं। एक लॉ में वो बता रहा है कि जब कोई मैग्नेटिक, 2 चीजें ली हैं उन्होंने, एक कॉइल ली थी, एक परमानेंट मैग्नेट का कपल पेयर लिया था। जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें से हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो वो तो हो गया, फील्ड भी आ गई हमारे पास, कंडक्टर भी आ गया। जब हम कंडक्टर को उस फील्ड में कट करेंगे, उस फील्ड को कट करेंगे, तो वहां पे उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगी, या वो फील्ड जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉइल, उसकी जो लिंकेजेस हैं वो चेंज हो रही हैं, तो उससे भी EMF इंड्यूस होगी। वो हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में कह रहा है कि कितना मैग्नीट्यूड है उस EMF का, वो कैसे मेजर करेंगे, दैट इज मेजर्ड विद द फार्मूला दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। जितनी ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगी उसके अकॉर्डिंगली EMF भी ज्यादा होगी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय d5/dt। d5/dt मतलब जितना फ्लक्स चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड d5/dt। तो उस पे डिपेंड करेगा EMF कितनी ज्यादा है। So that's the 2 laws of Faraday of electromagnetic induction, और ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो आप नोट कर लीजिए, दैट इज 2 तरह की EMF हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि EMF इंड्यूस हो रही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वो जो EMF इंड्यूस हो रही थी कि
वो कितने तरह की होती है, तो दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन में देखो पीपीटी दिखेगी अभी, दिख रही है? यस सर। क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का समझ आ गया कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है? यस सर। हमें आपके घरों में जो सप्लाई आ रही ना, हम जो घरों में बैठ के हर चीज चला रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चला रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में कैसे आ रही है, वो वोल्टेज कैसे आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो जो वहां पे पावर स्टेशन है उसमें यही चीज लगी है, उसमें 2 मैग्नेट्स लगी होती हैं। मैग्नेट्स के बीच में किसी कंडक्टर को मूव किया जाता है, रेगुलर मूव किया जाता है 24 आवर्स। तो उससे क्या होता है, वो कट हो जाती है जो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और जब वो कट होती है तो वो जो कंडक्टर जिसको हम मूव कर रहे थे उसके साथ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स लगाई हुई हैं जिसमें से ईएमएफ निकल के बाहर आ रही हैं और वो ही हमारे घरों में आ रही है। तो दैट इज द बेसिक ऑफ दैट जनरेटर, और यही चीज हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कॉज है। ये इसी चीज से हमें वोल्टेज मिल रही है, अदरवाइज वोल्टेज नेचुरली तो हमें मिलती नहीं कहीं से, वो सिर्फ इसी के कारण मिल रही है कि मैग्नेट में कंडक्टर को मूव करवा रहे बार बार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब 2 तरह की ईएमएफ इंड्यूस होती है, 2 तरह से हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। राइट, सो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले तो ये सिंपल लाइन है फेराडे लॉ में जो दी गई थी, व्हेन द फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर और कॉइल चेंजेस, जब वो फ्लक्स है वो कॉइल के साथ जब चेंज हो रही है लिंकिंग उसकी, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। दिस चेंज इन फ्लक्स लिंकेज कैन बी ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग 2 वेज। ये 2 तरह की होती है, वन इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, अदर वन इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी होती है, you can see here by either moving the conductor and keeping the magnetic field stationary। अब मैं 2 चीजें यहाँ पे बना रहा हूँ, उससे आपको समझ आएगा। वन, आई एम टेकिंग द कॉइल, ये एक मैंने कॉइल ली, इसके साथ मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर आपको समझ आ ही गया होगा, जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये रीडिंग देगा, अदरवाइज रीडिंग नहीं देता, ये 0 होती है इसकी सेंटर में पोजीशन। इसके साथ एक परमानेंट मैग्नेट मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अब परमानेंट मैग्नेट है, इसके साथ हमें पता है कि इसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ अराउंड घूम रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से घूम रही है, मान लो ये कॉइल को लिंक कर रही है यहाँ से, बट अभी तक मैंने ना तो कॉइल को मूव किया ना ही मैंने मैग्नेट को मूव किया। उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आएगी दैट विल बी 0। ठीक है, इट विल गिव मी अ 0 रीडिंग। क्यों 0 देगा, बिकॉज ऑफ दैट लॉ कि जब तक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस नहीं आ रहे, जब तक फ्लक्स में उस कॉइल के अराउंड, तब तक ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग नहीं देगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। जैसे ही कोई एक चीज मैं मूव करना शुरू कर दूं, कोई एक चीज, अभी उन्होंने क्या कहा है, बाय आइदर मूविंग द कंडक्टर, या तो मैं कंडक्टर को मूव कर दूं इधर वाली साइड या इधर वाली साइड, उससे उसके पास ले जाऊं या दूर ले जाऊं उससे, या मैं मूव कर दूं मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम एंड कीपिंग द कंडक्टर स्टेशनरी, या मैं इस मैग्नेटिक जो बार है, जो मैग्नेट है, इसको मूव कर दूं, उसके पास ले जाऊं या उससे दूर ले जाऊं। दोनों में से अगर कोई भी चीज मूव करना शुरू कर दूं इन सच अ वे द कंडक्टर कट्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, उस टाइम पे जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फ्लक्स है, ये कट करेगी कॉइल को, और वो कॉइल जो है वो उसमें फ्लक्स लिंकेजेस में चेंजेस आएगा। उस टाइम पे जो
ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो उसको हम बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ, जिसमें दोनों में से कोई एक चीज को हम मूव कर रहे हैं, मतलब कोई एक पार्ट मूविंग है, उस टाइम पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड द डायनामिकली। ये किस किस टाइम पे होती है? दैट इज इन द टाइम ऑफ एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ये दोनों जो जनरेटर्स हैं ये दोनों डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी। दोनों में से कोई एक पार्ट मूवेबल होना चाहिए। अगर दोनों को स्टेशनरी कर दूंगा कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी, दोनों को मूव करता रहूंगा तब भी कोई नहीं होगी, मतलब दोनों की सेम स्पीड नहीं होनी चाहिए। देयर विल बी अ फ्लक्स लिंकेजेस चेंजेस। नेक्स्ट जो है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, उसमें क्या है? बाय चेंजिंग द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल और कंडक्टर विदाउट मूविंग आइदर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। अब हमें अब तक जो पढ़ा उसमें किसी एक चीज को मूव कर रहे थे, या मैंने आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ बताया उसमें भी यही चीज थी कि दो मैग्नेट्स है उसके बीच में एक कंडक्टर रखा है, जब कंडक्टर को ऊपर नीचे मूव करूंगा तब ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी। तो अभी तक जो भी कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ मूवेबल पार्ट आ रहा था, बट ये दूसरी तरह की ईएमएफ हम इंड्यूस कर रहे हैं जिसमें किसी तरह का कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो ये होगा ट्रांसफॉर्मर्स में। ट्रांसफॉर्मर की जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है ये चीज। इसमें दो कॉइल्स लगी होती हैं। दो कॉइल्स में क्या होता है? आई एम गिविंग एसी सप्लाई टू वन कॉइल। एसी सप्लाई, वी नो दैट एसी सप्लाई में करंट जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, ये हमें पता है। अब मैंने एक कॉइल को एसी सप्लाई दे दी। हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि जब किसी कॉइल में से करंट पास कर दें तो उसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। वी हैव रेड दैट, ठीक है। तो हमने क्या किया? वही चीज की, हमने एक एसी सप्लाई दे दी इस कॉइल को जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है, और वो अल्टरनेटिंग करंट इज चेंजिंग रेगुलरली। वी नो दैट कि ऐसे साइकिल्स बना के फ्लो करेगा। तो उस कॉइल में से फ्लक्स इंड्यूस होगी, फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, और जब इस कॉइल में से फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो भी चेंजेस आते रहेंगे उसमें, बिकॉज करंट में चेंजेस आ रहे हैं तो कॉइल जो फ्लक्स है उसमें भी चेंजिंग आएंगे। अब जो फ्लक्स चेंजेस आ रहे हैं जिसमें वो प्रोड्यूस हो रही है, इसमें वो क्या करेगी? इस कोर के साथ, दिस इज कोर मटेरियल, ये इसके साथ साथ फ्लो करनी शुरू कर जाएगी। अब ये एक यहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है और इस कॉइल के साथ फ्लो कर रही है, और ये फ्लक्स चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस करंट चेंजिंग। अब ये जो फ्लक्स है ये किसी दूसरी कॉइल के साथ भी लिंक करेगी। ये कि दूसरी साइड में हमने कॉइल लगाई है, ये इसके साथ भी लिंक करेगी। अब हम यहाँ पे ये फैराडे लॉ लगा देंगे इस कॉइल में। क्या होगा? वही पीछे से फ्लक्स आ रही थी, अब वो फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स जो है वो चेंज होके आ रही बार बार क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। अब जैसे ही ये फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक करेगी, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द फ्लक्स लिंकेजेस चेंजेस इन दिस कॉइल, ठीक है। और अब इस अगर मैं सर्किट को देखूं या इस सामने डायग्राम को देखूं, देयर इज नो मूविंग पार्ट इन द सर्किट। कोई मूविंग पार्ट नहीं है। पीछे से एसी सप्लाई दी, एसी सप्लाई से करंट चेंज हो रहा था। हमने पढ़ा हुआ कि किसी भी कॉइल को अगर मैं करंट भेजूं तो वो फ्लक्स इंड्यूस करती है, फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, और वो फ्लक्स की नेचर भी चेंजिंग होगी बिकॉज द करंट चेंजिंग। वो फ्लक्स जो है वो इस मटेरियल के साथ साथ निकल रही है, आगे जा रही है। जैसे ही उसको दूसरी कॉइल मिली, उसने क्या किया? उसमें से ईएमएफ इंड्यूस करनी शुरू कर दी। और वो ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रही थी? बिकॉज वो फ्लक्स चेंजिंग नेचर में थी। अगर तो मैं डीसी सप्लाई यहाँ पे दे देता, बैटरी दे देता, ना तो करंट चेंज होना था, ना ये फ्लक्स की वैल्यू चेंज होनी थी, तो उस टाइम पे कोई यहाँ गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग नहीं देनी थी। बट ड्यू टू द एसी सप्लाई नेचर, करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी। एंड दैट टाइम देयर इज नो मूविंग पार्ट हियर। सो उस टाइम पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इन दिस पार्ट, that is called the statically induced EMF. By changing the flux linking with the coil or conductor without moving either coil or magnetic field system, however, change of flux produced by the field system linking with the coil is obtained by changing the current in the field system. वो कह रहे हैं जो फ्लक्स लिंकेजेस चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग करंट, करंट की चेंजिंग नेचर के कारण वो फ्लक्स चेंज आ रहे हैं। एंड दैट इज इन द ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। उसमें क्या होता है? एक तरफ हम वोल्टेज देते हैं, दूसरी तरफ पे वो वोल्टेज या तो बढ़ के मिलती है या कम होके मिलती है, ठीक है। और बीच में एक दूसरी कॉइल का कोई लिंक नहीं होता एक दूसरे के साथ, दैट इज कनेक्टेड विद द कोर ओनली। तो ये प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर में
लगता है, और ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है इसमें। यहाँ पे दो तरह की ईएमएफ हमने पढ़ ली, आगे हम पढ़ेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की आगे दो टाइप्स। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने अभी पढ़ा है, व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम बोथ आर स्टेशनरी, हम कुछ भी मूव नहीं कर रहे हैं, बट द मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस, बट वो जो मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स है वो कॉइल के साथ चेंज हो रही है by changing the current producing the field. Because of the changing current, the EMF thus induced in the coil is called statically induced EMF, and this EMF may be दो तरह की होती है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। ये आप नोट कर लीजिए, ये दोनों चीजें। स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF आगे दो तरह की होगी, वन इज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, द अदर वन इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। लेस देन 1 मिनट रह गया बच्चे, दोबारा रीज्वाइन करेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं फिर। समझ आ रहा है? यस। राइट, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, आप रीज्वाइन कर लेना साथ में। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? We have a diagram here. सेल्फ का मतलब है अपने साथ, ठीक है, हमें पता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये डायग्राम की बात करूंगा, सबसे पहले पंजाबी में या हिंदी में आपको समझा देता हूँ, फिर हम जो नोट्स बनाए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने एक बैटरी ली है यहाँ पे, एक यहाँ पे स्विच लगाया है और एक यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई है RH, और उस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस से वायर निकल रही है वो हमने कॉइल लगा दी एक कंडक्टर के साथ। मतलब दिस इज एक रॉड है, सोलेनॉइड है फॉर एग्जांपल, इसके साथ हमने एक कॉइल लगा दी है, इसमें से हम करंट पास कर रहे हैं। दिस इज अ डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स है, हमें पता है कि कांस्टेंट करंट होगा, बट उस कांस्टेंट करंट को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक चेंज इन करंट जो है वो हम इस कॉइल को दे रहे हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही कॉइल को हम करंट देंगे तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो जो ईएमएफ अपनी ही कॉइल के अराउंड हो रही है, इंड्यूस हो रही है, दैट इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ का मतलब है अपने ही जगह पे इंड्यूस होना। तो वो उसी कॉइल के अराउंड जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, क्योंकि कंडक्टर इसके पास लगा है, अब इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगी, सॉरी फ्लक्स इंड्यूस होगी, ठीक है। आई एम चेंजिंग माई लाइन्स कि यहाँ पे करंट कांस्टेंट आ रहा था, अभी कांस्टेंट करंट आ रहा है इसमें से, तो एक फ्लक्स चेंज होगी, ठीक है। बट जैसे ही मैं रेजिस्टेंस से उस करंट को चेंज करूंगा, इस फ्लक्स लिंकेजेस जो यहाँ पे हो रही है ये भी चेंजेस होगी, इसमें भी चेंजेस आएंगे। अब ये जो फ्लक्स है ये घूम फिर के इसी कॉइल के साथ घूम रही है, ठीक है, इसी कॉइल को दोबारा लिंक कर रही है। अब ये जो चेंज इन फ्लक्स है ये इसी कॉइल को जब दोबारा लिंक करेगी तो यहाँ पे इसी लाइन में दोबारा एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। मतलब ये हमने ईएमएफ की बात करनी है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इसी लाइन में जहां पे हमने बैटरी लगाई है। बिकॉज क्यों हो रही है? बिकॉज यहाँ से फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स निकलेगी तो वो चेंज आएंगे जब उसमें, तो वही फ्लक्स यहाँ पे कॉइल में दोबारा लिंक करेगी और यहीं पे ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो दैट इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके बारे में पढ़ते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय लिंकिंग विद इट्स ओन टर्न्स इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये डेफिनेशन है इसकी कि कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय लिंकिंग विद इट्स ओन टर्न्स, अपनी ही टर्न के साथ ये लिंकेजेस चेंज हो रही है इस फ्लक्स की, तो उससे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। The concept of self-induced EMF can be well understood by considering a coil having n turns. हमने n turn का एक coil ली है, connected across a DC voltage source. When the current flowing through the coil is changed by the changing the value of variable resistance, जब हम इस variable resistance से उस current की value change कर रहे हैं, then the flux linking with the coil also changes. जो flux है वो भी change हो रही है, and the EMF is induced in the circuit. उस टाइम पे फैराडे लॉ लगेगा वही वाला कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल changes, the EMF will induce in it, and that EMF induced in that is called the self induced EMF.
the direction of this EMF is such that it will oppose the cause producing it. अब इसमें से जो EMF इंड्यूस होगी इसी कॉइल में से, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उससे उल्टी होगी। इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई चेंज होने से ही हो रही है, तो डीसी सप्लाई का जहां से करंट जाएगा उससे उल्टा उस EMF का करंट आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ दिस EMF इज ऑपोजिट टू द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। और ये किसने बोला है ऐसे? अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। लेंज लॉ होता है इसी का, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हुई है। The magnitude of self-induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linking with the coil। ये हमने Faraday second law पढ़ा है कि इसमें E की जो वैल्यू है, EMF जो जनरेट होगी self-induced EMF, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है यहाँ पे गिवन है, since the rate of change of flux linking with the coil depends on the rate of change of current through coil। और वो जो फ्लक्स चेंज हो रही है that depends on the current। करंट चेंज हो रहा है इसीलिए फ्लक्स चेंज हो रही थी, फ्लक्स चेंज होने के कारण EMF इंड्यूस हो रही है। तो जो E है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द DI/dt। DI/dt जो है दैट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, अगर इसको मैं अगेन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेके जाऊं तो इन्होंने इज इक्वल टू L मान लिया। L क्या है? दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या है। L इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। आप सभी ने आई होप इंडक्टर का नाम सुना होगा। पता नहीं, याद नहीं सर। आपने रेजिस्टर का नाम सुना है? यस सर। कैपेसिटर का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. तो इनके साथ इंडक्टर का नाम भी सुना होगा फॉर श्योर। ये Sir, हमारे सुना है पर हाँ सुना है। मैं आपको उसकी आज एक्चुअल डेफिनेशन बताऊंगा। हमारे पास पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें से रेजिस्टेंस हमें पता है इट ओपोजेस द करंट। कैपेसिटर भी हमें पता होगा कि इट बेसिकली स्टोर्स द एनर्जी व्हेन गिवन सप्लाई टू इट। ठीक है, ये एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। थर्ड चीज इंडक्टर जो है वो अभी तक हमने सिर्फ वर्ड सुना है, अभी तक पढ़ा नहीं था। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जो भी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, दैट इज नोन एज इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? एक सिंपल कॉइल होती है। आपने कभी किसी ना किसी सर्किट में एक कॉइल लगी देखी होगी, छोटी सी कॉइल होती है, वो ऐसे अपने ही राउंड घुमाई होती है स्प्रिंग की तरह। वो जो होती है इट कैन बी इन राउंडेड शेप, इट कैन बी इन रेक्टेंगुलर शेप। तो वो जो मटेरियल होता है दैट इज नोन एज इंडक्टर, उसको हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसका यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ दिस इंडक्टर इज हेनरी। अब ये जो इंडक्टर है ना, इसका जो काम होगा वो यही होगा कि इट विल प्रोड्यूस द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। ये अपने ही अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जनरेट करने के लिए बनाई गई होती है। और वो जो है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला कि कितनी EMF इंड्यूस करेगा वो डिपेंड करेगा L क्या है, L की वैल्यू क्या है। हम इंडक्टर जब लेंगे ना तो उसकी कुछ वैल्यू होगी और उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि EMF कितनी इंड्यूस हो रही है उसमें से, और उसमें से जो करंट पास कर रहे हैं उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि उस कॉइल में EMF कितनी जनरेट हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड इंडक्टर। सिंपली अगर मैं इसको वर्ड बोलूं तो आई नो इट इज एन इंडक्टर, और इसमें से सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगी और वो डिपेंड करेगा इस पे, जो EMF की मैग्नीट्यूड है दैट डिपेंड्स ऑन L मल्टीप्लाई बाय DI/dt। और L क्या है? दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर यहां तक? यस सर। आगे चलता हूँ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। अब दूसरी जो टाइप्स थी स्टैटिकली के बाद, स्टैटिकली में सेल्फ के बाद म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, इसमें क्या हो रहा है? यू कैन सी टू कॉइल्स आई एम गिविंग हियर, कॉइल A एंड कॉइल B। अब जो कॉइल A है सिर्फ उसके साथ हमने बैटरी लगाई है। यू कैन सी हियर कॉइल A के साथ वही चीज लगाई है, एक बैटरी लगाई है, बैटरी के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई है, एक स्विच लगाया है। ठीक है, और इधर जो दूसरी कॉइल है, कॉइल नंबर B है, इसके साथ सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगाया, मतलब वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी बैटरी टू दिस कॉइल, जस्ट हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। हम क्या देखेंगे? बेसिकली क्या होगा, इसमें से एक मैग्नेट की तरह काम करेगी चीज, एक कॉइल की तरह काम कर रही है। जो मैग्नेट की तरह काम करेगी वो कौन सी कॉइल है? दैट इज कॉइल A। कैसे करेगी? हम वही चीज करेंगे कि इसमें से एक करंट पास करेंगे डीसी सप्लाई के थ्रू जब स्विच को क्लोज किया जाएगा। अब जो करंट पास हो रहा है उसके कारण यहाँ पे कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगी,
अभी तक कांस्टेंट हो रही थी। क्यों कांस्टेंट हो रही थी? बिकॉज ऑफ दिस डीसी सप्लाई। बट अब हमने क्या किया, ये जो फ्लक्स जनरेट हो रही है यहाँ पे, ये फ्लक्स जो है ये कॉइल बी को भी लिंक करेगी। उसके पास लगाया हमने, बिल्कुल एक कॉइल बी रखी है इसके पास, तो जो फ्लक्स है ये इसके अराउंड भी लिंक करेगी, इस कॉइल के अराउंड। बट अभी तक चेंजेस नहीं आ रहे थे इस कॉइल में, कॉइल ए में फ्लक्स की। वो कब चेंजेस आएंगे? जब मैं रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा। जैसे ही मैंने इस रेजिस्टेंस को वेरी किया, देयर विल बी अ चेंज इन करंट। if there will be a change in current, there will be a change in flux also। इस फ्लक्स में चेंजेस आएंगे कॉइल ए की फ्लक्स में। अब इस फ्लक्स में अगर चेंजेस आए तो कॉइल बी के जो कॉइल बी है उसमें जो कॉइल ए की फ्लक्स लिंकेजेस चेंजेस आ रहे हैं, इसमें से ईएमएफ इंड्यूस होगी कॉइल बी में। अब ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ अगर मैं कहता कि फ्लक्स ਦੇ ਕਾਰਨ मेरी कॉइल ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, उस टाइम ਤੇ मैं ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसके पास अपना कोई मटेरियल नहीं है फ्लक्स को चेंज करने का, ये किसी नेबर कॉइल से फ्लक्स को ले रही है और नेबर कॉइल में फ्लक्स की चेंजेस आ रही हैं, तो उसके कारण जो इसमें से ईएमएफ इंड्यूस होगी, दैट इज नोन एज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ में क्या था, इसी कॉइल ए में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। म्यूचुअली में क्या हो रहा है, नेबर कॉइल में जाके इफेक्ट करेगा उस ईएमएफ का, एंड दैट इज नोन एज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मैं इसकी थ्योरी पढ़ता हूँ। It is the EMF induced in a coil due to change of current in the neighboring coil। अब यहाँ पे neighboring coil word लिया गया है कि जो EMF induced होगी किसी एक coil में due to the change in current in the neighboring coil। neighboring current coil में current change हो रहा था, उसके कारण मेरी coil में जो EMF induced होगी that is called the mutually induced EMF। इसके लिए हमने क्या किया, let two coils A and B placed close to each other। Coil A is connected to the source of DC supply and a variable resistance, where coil B is connected to the galvanometer। When switch is closed, this S switch is closed, the current starts flowing through the coil A। इसमें से current pass करेगा। This current sets up the magnetic flux in the coil A। ये current जो है ये magnetic flux set up करेगा in the coil A। A part of this flux links with the coil B placed nearer to the coil A। यही flux जो है ये link करेगी with the coil B because ये दोनों पास में है। If the current flowing through the coil A is changed by changing the value of variable resistance RH। अगर ये coil A में जो current pass कर रहा है इसकी value को change करेंगे हम with the respect of this variable resistance, then the flux linking with the coil B also changes and EMF is induced in the coil। तो B के साथ जो फ्लक्स लिंकेजेस चेंज हो रहे थे उससे क्या होगा, कॉइल B में EMF इंड्यूस होगी। दिस EMF is indicated by deflection of galvanometer। और ये जो EMF है ये किससे पता चलेगा, ये जब galvanometer रीडिंग देना शुरू कर देगा। and this is called mutually induced EMF। the direction of this induced EMF, इसकी भी डायरेक्शन अगर हमने मेजर करनी है तो कैसे करेंगे, वो होगी it will oppose the cause producing it। जिस साइड पे हमें फ्लक्स मिल रही है उसके ऑपोजिट साइड में ये जो है करंट जो है वो गिवन होगा, मतलब ईएमएफ की डायरेक्शन उससे उल्टी होगी अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, it is directly proportional to the rate of change of flux linking with the coil B। since the rate of change of flux linking with the coil B depends on the rate of change of current in coil A। coil A में जो करंट चेंज हो रहा है di/dt, ये करंट को मान लो मैं नाम देता हूँ I1 का, तो I1 में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे EMF में चेंज आएगा coil B में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF इज directly proportional with di1/dt। I1 क्या है, that is the current of coil A। अगर इसमें चेंज आएगा तो ऑब्वियस है म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF coil B में भी जो EMF है उसमें चेंजेस आएंगे। और अगर इसको मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लूंगा तो इसको मैं M के साथ डिनोट करूंगा। ये आपने ध्यान रखना है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को L के साथ किया था, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF को हम M के साथ डिनोट करेंगे एंड दैट विल बी द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। ठीक है, M क्या है, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसकी भी वैल्यू होगी कि बेसिकली है तो ये हेनरी में ही, बट हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF में इसको M लेते हैं और इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आप समझ सकते हैं।
ये समझ आ गया? यस सर। बाकी बाकी कितने रहंदे यार? यस सर। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? देखो ये जो वर्ड है ये एल है। हमने जो लास्ट टाइम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था उसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एल लिया था, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये चीज क्या है? तो मैं इसको जब डिस्कस करूंगा तो एक इंडक्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। इंडक्टर को डिस्कस करने का मतलब है कि इंडक्टर कैसे काम करता है। तो इंडक्टर के बारे में बात करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, ये कॉइल होती है सिंपल, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये क्या करता है, इट opposes द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब इसकी ना एक प्रॉपर्टी होती है इस इंडक्टर की, वो क्या होती है, ये अपोज करता है करंट को चेंज होने से। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है रेजिस्टेंस जो अपोज करती है करंट को, कि करंट को आगे नहीं जाने देती। बट जो एल होती है ये क्या करती है, ये भी अपोज करेगी बट इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। अगर मैं इसमें से एक कांस्टेंट करंट पास कर दूं तो कोई ओपोजिशन नहीं होगी क्योंकि उसमें से चेंजेस नहीं आ रहे। बट अगर यहाँ पे मैं एसी सप्लाई दे दूं, उसमें से करंट चेंज होता है, हमें पता है। जैसे ही चेंजिंग करंट इसको मिलेगा, इस कॉइल को मिलेगा, इस इंडक्टर को मिलेगा, व्हाट इट विल डू, इट विल अपोज द चेंज ऑफ करंट। ये उस चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा कि उसको ये चेंज होने नहीं देगा। ये कोशिश करेगा उसमें से कांस्टेंट करंट पास करे और ये उसको अपोज करेगा, और इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितना अपोज करे। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस एंड इट इज नोन एज इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये प्रॉपर्टी कैसे आई उसके बारे में दिया है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर is attained by a coil due to self-induced EMF produced in the coil itself by changing current flowing through it। ये कैसे आई? बिकॉज इसमें से जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है, अगर मैं इसको किसी एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूं तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें से जनरेट हो रही है उसके कारण ये प्रॉपर्टी आई। इसमें कैसे आई वो समझाता हूं। अब मान लो उन्होंने कहा है इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज इंक्रीज्ड। अब इसमें से अगर मैं वही चीज यहाँ पे नीचे एक सर्किट बना रहा हूँ, ये मैंने एक कॉइल ली है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाई है, इसके साथ एक बैटरी लगाई है और इसको क्लोज सर्किट बना दिया। अब इसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट कांस्टेंट कर रहा था तो फ्लक्स में चेंजेस नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंजेस नहीं आएगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी इसके अराउंड। पर अब मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को कम कर दिया, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस थी इसको कम कर दिया, तो करंट जो है इसमें से बढ़ेगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज इंक्रीज्ड। करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है करंट के साथ साथ फ्लक्स बढ़ेगी, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्लक्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द कॉइल। अब फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है इस कॉइल के साथ, तो इसमें से ईएमएफ इंड्यूस होगी जिसको नाम दिया है हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज द इंक्रीज ऑफ करंट इज अपोज्ड बाय द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो करंट बढ़ रहा था वो उसकी डायरेक्शन, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें से जनरेट हो रही है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस करंट को बढ़ने नहीं देगी, बिकॉज उल्टी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। हमने पढ़ा हुआ है लेंज लॉ में कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी दैट इज द ऑपोजिट टू द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उससे उल्टी होगी। दैट मीन्स एक करंट इधर को जा रहा था जिसने आगे कुछ प्रोड्यूस किया, उस प्रोड्यूस के कारण वापस करंट आ रहा है मेरे को। अब दोनों करंट आपस में क्या हो गए, कैंसल हो जाएंगे। दैट मीन्स जो इंक्रीज इन करंट आ रहा था वो कम हो जाएगा, मतलब वो बढ़ते बढ़ते फिर उतना ही हो जाएगा जितना वो था, ठीक है। तो ये हो गया पहला इसका फीचर। अब दूसरी चीज क्या है, नाउ सपोज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। कैंसिल हो गया तो फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, प्रॉपर्टी है इसकी इंडक्टर की, ये करंट को चेंज नहीं होने देता। पीछे से अगर एसी सप्लाई लगा दे तो उसको पास नहीं करने देगा, वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है। आगे आगे धीरे धीरे समझ आएगी चीजें, फिलहाल माइंड में ये रखना है कि इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको जब भी इंडक्टर लगाओगे ना, तो इंडक्टर की आपको पता होगा कि मैं इसमें से एसी नहीं पास कराना चाहता हूँ, मैं डीसी पास कराना चाहता हूँ, तो इंडक्टर ही यूज करेंगे आप, बिकॉज ये उसको
नेचुरली चेंज नहीं होने देगा करंट को। ठीक है, ओके सर। राइट। अब दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दो। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी तो अगेन करंट डिक्रीज हो जाएगा इस टाइम पे। अब करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगी। ठीक है, जो पीछे आ रही थी, बढ़ के आ रही थी, वो कम हो गई। जैसे ही चेंज आएगा फ्लक्स में तो यहाँ पे जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अगेन सेटअप हो जाएगी। वो तभी सेटअप होगी जब फ्लक्स में चेंजेस आते रहेंगे। तो फ्लक्स सेटअप हो गई, बट अब इस टाइम पे जो डायरेक्शन होगी उस डिक्रीज ऑफ करंट की, वो उसको उल्टा होगी उससे। दैट मीन्स जो करंट पीछे डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, दैट मीन्स उसके साथ ही इसकी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, मतलब ये उसको बढ़ने में मदद करेगा। जब आपने कभी देखा होगा एक गाड़ी चल रही है, उसमें एलॉयज लगे हैं, जब वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें या एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है तो हमें एलॉयज ऐसे चलते घूमते दिखते हैं, बट जैसे ही उसकी स्पीड को कम कर दें तो हमें लगता है वो एलॉय उल्टे घूमने शुरू हो गए, लगता है ना? यस सर। तो यस वो सर। वही चीज वो बता रहे हैं कि जब करंट को हम कम करेंगे तो हमें लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दूसरी तरफ आना शुरू हो गया। तो क्या होता है, वो उसी को लेके उसके साथ जो सेल्फ इंड्यूस्ड होगी ईएमएफ होगी वो उसके साथ एड अप हो जाएगी, दोनों की सेम हो गई डायरेक्शन करंट की। तो क्या होगी, जो कम हो रहा था करंट वो बढ़ जाएगा, मतलब उसमें भी वो कम भी नहीं होने देगा, ज्यादा भी नहीं होने दे रहा था। तो दैट टाइम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। This thus self-inductance is the property of the coil due to which it opposes any increase or decrease of current through it. इसकी यही प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की कि ये ना तो करंट को इंक्रीज होने देता है इस कॉइल में से, ना उसको डिक्रीज होने देता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं एल के साथ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप नोट कर लीजिए, दैट इज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टर डिवाइडेड बाय डी आई ओवर डी टी, कितना उसमें से करंट चेंज हो रहा था, और इसका जो यूनिट है दैट इज हेनरी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इसका नोट कर सकते हैं आप, ये आना नहीं है वैसे आपने नोट करके रखना है। दूसरा फॉर्मूला है इसका एन फाई ओवर आई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, फाई होता है फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल, डिवाइडेड बाय द करंट गिवन टू द कॉइल। तो ये एल के फॉर्मूले होते हैं दो, ये दोनों आप नोट कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आगे है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ वन कॉइल ड्यू टू विच इट ओपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। अब ये दूसरी जो कॉइल है जिससे ये प्रोड्यूस हो रही थी ईएमएफ, ये उसमें से करंट को चेंज नहीं होने देगा। मतलब क्या है, ये हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल में हमने बैटरी लगाई थी, यहाँ पे करंट को चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ से कुछ फ्लक्स चेंज होगी, ये फ्लक्स जो है ये लिंक करेगी इस कॉइल को दूसरी कॉइल को, और इसमें से ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इस कॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, इस करंट को चेंज नहीं होने देगी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय दिस, बिकॉज हमने पढ़ा था जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय डी आई वन ओवर डी टी। तो हमने यहाँ से m निकालना है, m की वैल्यू क्या होगी, ये उधर जाके हो जाएगी em डिवाइडेड बाय डी आई वन ओवर डी टी, और ये भी हेनरी के साथ हम मेजर करेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये भी है। नंबर 2 कॉइल जो N2 है, N2 क्या है, जिस कॉइल में से ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी उसकी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय जो फ्लक्स इंड्यूस हो रही है 1 से लेके 2 तक। ये 1 था कॉइल, ये 2 थी कॉइल, इसमें से जो 1 से 2 की तरफ जो फ्लक्स चेंज हो रही है उसका linkages divided by the current given to this flux given to this coil। तो m जो है इससे डिनोट करेंगे आप, ये भी फॉर्मूला नोट कर लो। अगर दोनों में से कोई क्वेश्चन आ जाए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है या सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, तो हम ये टॉपिक डिस्कस करके आएंगे वहां। अब हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं आज के लिए। सर कोई डाउट नहीं? कैम ऑन कर लो यार सारे।